हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैं हूं आपकी हिंदी एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं पाठ क्रमांक 1 वीणा किताब का, जो हमने पिछली वीडियो में क्या कविता पढ़ी थी। इस पाठ का अब मैं अभ्यास लेके आई हूं इस वीडियो में। चलिए तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और इसके अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला, बातचीत के लिए, ये आप लोगों की बातचीत के लिए है, लेकिन हम इसको फिर भी डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? आपको कैसे पता चलता है कि आखिर सुबह हो गई? मैं तो कहूँगी भाई कि जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है, जब हमें उजाला दिखने लगता है, तब मुझे तो लगता है कि सुबह हो गई। हम उत्तर पढ़ लेते हैं। मुझे पूर्व दिशा से उगते हुए सूर्य के प्रकाश को चारों तरफ देखकर और पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर सुबह होने का पता चलता है। सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से। हम उसको इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन। वहाँ से जब सूर्य उगता है, उजाला होता है, फिर जो चिड़िया होती है वो चहचहाने लगती हैं। आप ये यूजुअली कब सुनते हैं? सुबह के वक्त ही सुनते हैं। तो यार पता चल गया आपको। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? अब आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव ही नहीं है। हम उत्तर देखें इसका। चलिए, सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। ये बात तो सच है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही मौसम को निर्धारित करता है। कब सूरज आएगा तो गर्मी किस हिसाब से पड़ेगी। अगर बादल आ गए तो हमें सूर्य की किरण नहीं दिखाई देगी। इस वजह से सूर्य की किरण वो हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी और हमें हल्का हल्का अंधेरा दिखने लगेगा। और फिर जब सूर्य चला जाएगा तो पूरे टाइम रात रहेगी। तो इस प्रकार अगर सूरज नहीं रहा तो या तो पूरे वक्त ही अंधेरा रहेगा, और अगर पूरे वक्त ही सूरज रहा तो पूरे टाइम ही उजाला रहेगा। मतलब कितनी दिक्कत होगी। अंधियारा हो ही नहीं रहा है, लोग अपना पूरे टाइम काम ही कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने उत्तर में भी लिखा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही मौसम को निर्धारित करता है। इसके अभाव में पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और पानी जम जाएगा। पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। और पानी जम जाएगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो हल्का गर्म होता है, जिसकी वजह से पानी नॉर्मल रहता है, आपको जो दिखता है। लेकिन जहाँ पे आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, शायद आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम रहता है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ पे पानी जो होता है वो जम जाता है। अगर इसी प्रकार पानी नहीं, मतलब सूर्य नहीं रहा, सूर्य की किरण नहीं रही, तो हर तरफ पानी जम जाएगा, सूर्य की गर्माहट से पिघलता है। आपने देख लिया। चलिए हम अगली प्रश्न पे आते हैं। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है? अरे भाई क्यों? और ये भी आपको बताना है। चलिए, ये तो आपको ही मालूम होगा कि आपको ये सुबह या शाम में से कौन सा वक्त ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी हम एक उत्तर देख लेते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको ये उत्तर लिखना कैसे है। मुझे तो शाम का वक्त ज़्यादा अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि शाम के सब दोस्त मिलकर खेलते हैं और हमारे पिताजी भी दफ्तर से वापस आ जाते हैं हमारी पसंद की चीज़ों को लेकर। विद्यार्थी अपने पसंद से कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, आपको क्या उत्तर सही लगता है। मुझे तो शाम का वक्त पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी वापस लौट कर आते हैं शाम के वक्त अपने दफ्तर से, और हमारे लिए छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कुछ ना कुछ चीज़ लेके आते ही आते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पाठ से हमने जो कविता पढ़ी है, वहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा उत्तर सही है प्रश्न के से। किरण के सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। अब जो भी सही उत्तर होगा हम उसके हिसाब से इन डब्बों के अंदर भर देंगे एक सूरज। प्रश्न, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? किरण के अनुसार मुख्य रूप से वो कौन सा काम करती है? मेन काम क्या है उसका? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परिकथाएं पढ़ना और पढ़ाना। हमने कविता में देखा कि वो सोते बच्चों को जगाती है, सबसे प्रमुख काम उसका यही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोते बच्चों को जगाना। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं कुछ इसी प्रकार से।
बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? हमने पढ़ा था ना कविता में, क्योंकि सूर्य की किरण जा चुकी थी। इसी प्रकार क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी? नहीं, क्योंकि वह पढ़ रही थी। क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी? क्योंकि वह घूमने गई थी? क्योंकि वह पढ़ रही थी ही सही उत्तर है। ये हमने कविता में भी देखा। चलिए अगला प्रश्न। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? देखेंगे, वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। हमने कविता में क्या पढ़ा था? वह सो रही थी जब सूर्य की किरण आई थी, इसलिए वो कहती है कि अरे किरण तू आज इतनी जल्दी चली आई। तो उत्तर क्या होगा? वह सो रही थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको ये सोचना है और लिखना है कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि जब वहाँ के बच्चे सो जाते हैं तब पृथ्वी के दूसरे हिस्से में वो जाती है। जहाँ सुबह होती है वहाँ वह सोए हुए बच्चों को जगाकर शाम होने पर लौट आती है। इस प्रकार किरण कभी आराम नहीं करती। तो इसने इसलिए दूसरी दुनिया में जाने की बात की कि ये पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाती है, वहाँ सुबह करती है, यहाँ शाम होती है। तो ये एक जो चक्र है वो चलता रहता है। तो आपको ऐसे ही इसी प्रकार एक उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2। वहाँ शाम हो जाती है और लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? अब हमने पूछा वहाँ शाम हो जाती है, मतलब वहाँ क्या है और यहाँ क्या है। जैसा कि हमने देखा, अगर मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये है सूर्य की किरणें। आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पे वो आई, यहाँ पे उनने प्रकाश किया, लेकिन फिर उसके बाद ये गोल घूम गई, तो ये वहाँ ये दूसरी दुनिया हो गई। ये इसकी बात कर रही है, मतलब हमने उत्तर में जानेंगे। अब हम उत्तर जानेंगे कि इसका क्या है। चलिए, उपयुक्त पंक्ति में वहाँ और यहाँ शब्द किरण के एक दुनिया से दूसरी दुनिया के लिए प्रयोग किए गए हैं, जैसा कि हमने कविता में भी पढ़ा। चलिए हम अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकृति में हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये अब आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। हम प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, पेड़ों को काटना, पेड़ों को ना काटना, ज़रूरत के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना, बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं करना, पानी का संरक्षण करना तथा नदियों को दूषित ना करना, पानी को बचाना और नदियाँ जो हमारी हैं उसको दूषित ना करना, उसको गंदगी ना फैलाना उसमें, और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना। आप अपनी प्रकृति को कैसे अच्छे से रख सकते हैं? अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, पानी को संभालिए, पानी को संरक्षित कीजिए, नदियों को दूषित होने से बचाइए। इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि वह किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। हमने कविता पढ़ी थी, देखते हैं वो कौन सी पंक्तियां हैं। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को रह गई अकेली मैं। ये हो गया इसका उत्तर। ये हैं वो पंक्तियां जिसमें कवि ने पंक्तियों में बताया है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है, ये वो दर्शाती हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहने लगी किरण यह सुनकर, ये आपको अपनी समझ और अनुभव से लिखना है, ठीक है। ये उन प्रश्नों से अलग है, आपको देखना है आप अपने आसपास क्या देखते हैं उस हिसाब से। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। तो यहाँ किरण कितना परिश्रम करती है, और यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है, मतलब उसका रोज़ का है कि वो यहाँ भी आएगी वहाँ भी जाएगी, मतलब कितना परिश्रम कर रही है। तो आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं?
आपको ये बताना है कि आपके आसपास आपको ऐसा क्या दिखता है जहाँ पे आपको लोग परिश्रम करते हुए नजर आते हैं। तो आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। हमें अपने आसपास सड़क तथा घर बनाने वाले मजदूर, विद्यालय में माली शिक्षक, अस्पताल में मरीज का इलाज करते डॉक्टर परिश्रम करते दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि माली जो होते हैं वो आपके गार्डन में मेहनत करते हैं, पेड़ों को पौधों को पानी देते हैं, वो एक मेहनत करते हैं। विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद अस्पताल में मरीज का इलाज करते हो, मरीज का इलाज जब करते हैं डॉक्टर, तो वो भी कितनी मेहनत करते हैं। इस प्रकार हमारी माताजी व पिताजी भी घर में परिश्रम करते दिखाई देते हैं। आपकी माताजी और पिताजी आपके कमाने के लिए जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, आपकी माताजी भी जाती हैं और वो अपने घर में भी काम करते हैं, तो वो भी एक तरीके से परिश्रम ही कर रहे हैं। तो आप ये इस उत्तर में लिख सकते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। वे कौन कौन से लोग हैं तो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, जो आपको जगाते हैं सुबह सुबह, जो आपके साथ खेलते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। आपको क्या लिखना है, उनके नाम लिखने हैं कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं। मेरे हिसाब से तो किरण की भांति हमें हमारे माता पिता जगाते हैं। क्यों? आपके माता पिता आपको सुबह सुबह जगाते हैं। हम अपने मित्रों यानी दोस्तों के साथ खेलते हैं, भाई बहन के साथ खेलते हैं, मित्रों के साथ भी खेलते हैं, अपने भाई बहनों के साथ भी खेलते हैं। हमारा परिवार तथा अध्यापिका या अध्यापक हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमारा परिवार जो होता है वो हमें प्रोत्साहित करता है। हमारे जो शिक्षक होते हैं वो भी हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, हमें कैसे खुश रहना है। हम उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं, जैसा वो कहते हैं हम वैसा करने का कोशिश करते हैं। चलिए ये उत्तर आपने देख लिया है। अगला प्रश्न, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार के बारे में पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। अब सूर्य और चांद से कौन कौन से त्योहार डिटरमाइन होते हैं, ये बात हमें पता लगानी होगी। आपने अनुभव किया होगा कि मकर संक्रांति जो होती है वो भी सूर्य से निर्धारित होती है। ठीक उसी हिसाब से कई सारे ऐसे त्योहार होते हैं जो सूर्य और चंद्रमा से होते हैं। हम अपने उत्तर में किसी एक के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे हमारे प्रदेश में चांद से जुड़ा त्योहार होली है, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यहाँ पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा होता है, पूरा दिखाई देता है, यह रंगों का त्योहार है। इस त्योहार को सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और उस दिन सभी के घरों में विशेष पूजा पाठ होती है और कई तरह के पकवान भी बनते हैं। आप लोग विद्यार्थी अन्य उत्तर भी लिख सकते हैं, मतलब आप किसी और त्योहार के बारे में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको होली के बारे में बताया जो चांद से निर्धारित होता है। अब अनुमान और कल्पना, आपको ये प्रश्न दिया गया है, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा। हमने ये थोड़ा सा पीछे भी देखा था कि किरण कभी ना आए और कभी ना जाए तो क्या होगा, क्या हो सकता है। अगर कभी नहीं आई, पूरे टाइम अंधेरा, पूरे टाइम रात, लेकिन पूरे टाइम ही रह गई तो पूरे वक्त ही उजाला, मतलब आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप सोने नहीं जाएंगे, आप रेस्ट करेंगे ही नहीं। चलिए हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं। यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति का संतुलन कैसे बिगड़ेगा, हमने ये भी एक प्रश्न के उत्तर में देख लिया है। प्रकृति के लिए दिन और रात दोनों का महत्व है। दिन में सभी कार्यों की शुरुआत होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। आपने सुना होगा एक टर्म फोटोसिंथेसिस। जब भी सूरज की रेस पड़ती हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, किरण पड़ती है पेड़ पौधों पे, तो उससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है।
द्वारा बनाते हैं। सभी जीव जंतु अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। जैसे ही उजाला होता है, रोशनी होती, तो उनको खाना देखने के लिए मदद होती है। रोशनी का प्रकाश, मतलब प्रकाश उनको चाहिए ही रहता है अपना खाना ढूंढने के लिए। तो ये जीव जंतु अपना खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो आप जाते हैं स्कूल, आपके मम्मी पापा शायद जाते होंगे काम पे अपने अपने, शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए, माली जाते हैं अपने गार्डन्स में काम करने के लिए, और अन्य काम भी होते हैं जो सूरज उगने के बाद होते हैं। और संध्या को सब अपने घर लौटकर विश्राम करते हैं, क्योंकि अब दिन से रात होने लगी है, संध्या होने लगी है, मतलब दिन खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है, उजाला जा चुका है, अब वक्त आ गया है विश्राम करने का। तो लोग विश्राम करने जाते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि दिन और रात का क्या महत्व होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले, अगर आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? ये आप सोच लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखिएगा। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं कहाँ जाना चाहूँगी? मैं किरण के साथ चांद पर जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है, बड़ा चमकीला दिखता है और मैं उसे पास से देखना चाहती हूँ। विद्यार्थी अपनी कल्पना के आधार पर अन्य उत्तर दे सकते हैं, मतलब आप भी जा सकते हैं कहीं और। मतलब मेरा तो जाने का मतलब है चांद पर। अब आप देखिए आपको कहाँ जाना है। अब हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा से आप क्या समझते हैं? जो हम शब्दावली पढ़ते हैं, इसके अंदर हम व्याकरण भी पढ़ते हैं। हमारी हिंदी भाषा से लेकर कुछ जुड़े हम प्रश्न देखेंगे। चलिए, कल तो तेरे साथ शाम तक, हमने देखा यहाँ पे शाम के नीचे एक लाइन लगी हुई है, खेल बहुत सी खेली में। अब शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या होते हैं इनके? ये इनके पर्यायवाची हैं, जिसका मतलब मिलता जुलता होता है। मतलब ये शब्द का मतलब वही है कि शाम है, वही अंधेरा है, लेकिन हम इसके अलावा भी ये शब्द यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले होते हैं, एक ही अर्थ होता है उनका। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, या हम इनको पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को आगे देखेंगे। अब उसी से जुड़े, मतलब हमें क्या देखना है? समानार्थी शब्द देखना है। तो ये एक अभ्यास है। नीचे दिए गए शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए, मतलब आपको घेरा बनाना है। ये जो शब्द लिखे हैं इनके कौन समानार्थी है? चलिए हल करते हैं। नभ। नभ से आप क्या समझते हैं? नभ क्या होता है? आकाश। तो आकाश हमारा उत्तर है और अंबर हमारा उत्तर है। नभचर नहीं है। क्यों? नभचर क्या होता है? नभ में जो उड़ने वाले चीज़ें होती हैं, जो आसमान में रहते हैं, उन्हें नभचर कहा जाता है, इसलिए नभचर समानार्थी नहीं है। हवा का क्या समानार्थी हो सकता है? वायु, व्योम, पवन। हम इसका उत्तर देखेंगे, वायु और पवन। व्योम इसका उत्तर नहीं है। व्योम ब्रह्मांड को कहा जाता है, हवा जो होती है उसको वायु और पवन कहते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ के कौन कौन से पर्याय हैं? विशाल, वृक्ष, तरु। हम इसके उत्तर देखेंगे, ये तीनों ही सही हैं। विशाल भी कहते हैं पेड़ को, वृक्ष भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। अब फूल के समानार्थी देखते हैं, कुसुम, सरिता, सुमन। इसके क्या उत्तर होंगे? कुसुम और सुमन, क्योंकि सरिता हम नदी को कहते हैं, इसलिए सरिता सही उत्तर नहीं है। दुनिया। दुनिया की समानार्थी भूमि, संसार, विश्व। संसार और विश्व। संसार और विश्व दुनिया के समानार्थी शब्द हैं। भूमि क्या होती है? ज़मीन होती है, ये विश्व नहीं कहलाता। चलिए, ये तो हमने हल कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। विपरीत अर्थ मतलब उल्टा, जैसे कि
सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम होता है। और शाम का उल्टा क्या होता है? सुबह होता है। तो हम यही देखेंगे, जिन शब्दों के नीचे रेखा है हमें उस शब्द का विपरीत शब्द लिखना है। पहला प्रश्न है, मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा डैश, आप पढ़ लेना। आज का विपरीत क्या है? कल। आज का विपरीत क्या होता है? कल। तो यहाँ पे हम भरेंगे कल। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली डैश थी। अब आई का क्या है उल्टा? गई। तो हम यहाँ भरेंगे गई। वह डैश आया और शाम को चला गया। अब शाम के नीचे रेखा है तो शाम का भी हमने क्या देखा था? सुबह। अब यहाँ हम भरेंगे सुबह। मेरे जागने और डैश का समय निश्चित है। जागने का विपरीत क्या होता है? सोना। तो हम यहाँ भरेंगे सोने से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। चिड़िया गीत गाती चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? ये तो पंक्तियां हैं। अब हम अगर एक दूसरे से बोलचाल कर रहे हैं या हम नॉर्मल ही बोल रहे हैं तो हम इन पंक्तियों को कैसे बोलेंगे? चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधे और पत्तियां भी हिलने लगी, जिसके वह प्रसन्नता से झूम रही हूँ। ठीक है, जैसे प्रसन्नता से झूम रही हूँ। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। आप भी ऐसी ही कोई सामान्य बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए अब इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। अब हमने इतनी बड़ी सी बात को कितने छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में कह दिया और इसको हमने कविता बना दिया। देखिए कितना आसान है। इसी प्रकार आपको क्या करना है? आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को, कोई भी बात ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपका कार्य है। आप किसी भी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ उदाहरण है, इसी प्रकार आपको भी करना है। चलिए अब ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न भी नहीं, ये आपके लिए ही है। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने ही सही से चिन्ह बनाइए। ये वाला आपको चिन्ह बनाना है। ठीक, वृक्ष, पानी, हवा, मिट्टी, चांद, तितली, पत्ता या बादल। आप किससे बात करना चाहेंगे? मैं तो वृक्ष से भी बात करना चाहूँगी और शायद मैं चांद से भी बात करना चाहूँगी। तो अब आप समझिए कि आपको किससे बात करनी है और इन गोलों के अंदर ये चिन्ह लगाइए। ये अब आपका कार्य है। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे। अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से आप ये बातचीत भी कीजिए कि आप इनसे, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, आप इनसे आखिर बात करेंगे तो क्या करेंगे। अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। अभिनय आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आप अपने आप को वृक्ष समझ लीजिए, या फिर अपने मित्र से कहिए कि वो एक वृक्ष बन जाए, या फिर चंद्रमा बन जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है जिससे आपको बात करनी है। ठीक, उसके बाद आप एक दूसरे से बात कीजिए। आप एक शिक्षक या फिर कुछ भी बन सकते हैं। आपने एक दूसरे से बात की, वो चंद्रमा हो गया, अब आप उससे बात कर रहे हो। आप कल पेड़ बन गए, आपका मित्र आपसे बात कर रहा है। तो इस प्रकार ये एक अभिनय हो जाएगा, एक छोटा सा नाटक हो जाएगा। चलिए अब इसे भी जानिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ दिया गया है, बड़ा ही दिलचस्प है, पढ़ते हैं। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। ये बात हमने कविता में भी पढ़ी कि किस प्रकार पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमते घूमते, मैंने आपको समझाया था ना, किस प्रकार
कविता में बताया था कि किस प्रकार ये इस प्रकार से धरती अपनी ही धुरी पे घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के भी इर्द गिर्द घूमती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भी भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है। ये बात भी हमने जानी थी कि सूर्य हमेशा प्रकाशित रहता है, वो कभी बुझता नहीं है। और पृथ्वी का जो भी भाग सूर्य की ओर आ जाता है, ये भी हमने समझा था कि जो भी भाग सूर्य की तरफ आ जाता है वहाँ पर सवेरा माना जाता है, वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान लें, ये एक बत्ती दिखाई हुई है, अगर इसको हम सूर्य मान लें और गोलक को पृथ्वी, ये हमारा गोलक है, गोलक हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक मॉडल है ग्लोब, ठीक। अगर हम इसको पृथ्वी मान ले तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर भी पड़ रहा है, मतलब देखिए अभी ये इस भाग पर पड़ रहा है प्रकाश, तो यहाँ पे सवेरा हो गया। ये बात हमने पहले भी जानी थी कि यहाँ पे सवेरा हो जाएगा। और अगर ये इसका पीछे वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा अगर इस तरफ आ जाए, क्योंकि ये अपनी धुरी पे घूम रहा है, अगर ये हिस्सा यहाँ आ जाए तो इस हिस्से में प्रकाश हो जाएगा और इस हिस्से में अंधियारा, वहाँ दिन, और दूसरी जगह दूसरी भाग में अंधेरा हो जाएगा। ये बात हमने समझ ली। चलिए, तो ये कुछ इस प्रकार था। ये बात तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी और आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अधिक जानने के लिए आप निम्न वीडियो के लिंक पर भी जा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कि आखिर सूर्य पृथ्वी का क्या वो है, किस प्रकार ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं, किस तरीके से असलियत में देखना है कि ये कैसे होता है, तो आप इस लिंक पे, ये YouTube लिंक है, आपकी किताब में भी दी हुई है, लेकिन हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं अगर आपको और जानना है। चलिए, अब क्या है पुस्तकालय एवं अन्य सूत्र। आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। मतलब सुनीता जो विलियम है वो भारत से हैं, भारत से आई हैं और वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। मतलब अमेरिका, हमने अगर आप जानते हो नासा, वहाँ से वो अंतरिक्ष में गई थी। शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय एवं अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित कीजिए। अब आपको क्या करना है, ये आपके लिए है पुस्तकालय, मतलब आपकी लाइब्रेरी से या फिर अन्य स्रोतों से आपको ये जानना है अपने टीचर्स या फिर अपने पेरेंट्स की मदद से कि सुनीता विलियम्स के बारे में ही जानना है। आपको सुनीता विलियम्स के बारे में एकत्रित कीजिए जानकारी। चलिए, अब हम आते हैं ये हमें पढ़ने के लिए, जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पढ़ने के लिए बड़ी ही सुंदर सुंदर कविताएं या दिलचस्प किस्से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसके कोई प्रश्न उत्तर नहीं होंगे हमारे। बड़ी ही सुंदर है, चलिए पढ़ते हैं। इसका नाम है, शीर्षक है पेड़ का जादू और ये लिखी किसने है, विनोद कुमार शुक्ल जी ने। चलिए, बुआ के घर में पेड़ था, यह बच्चा कहता है और ये उसकी बुआ है। बुआ के घर में पेड़ था, पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी? अरे बुआ, आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी? मैं भी लूँगा उसे पालूँगा, मैं भी लूँगा उसे पालूँगा, ये बात बच्चे ने कही। अब बुआ कहती हैं, मेरे घर में पेड़ है, पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। बुआ कहती हैं, मेरे घर में जो ये पेड़ है, इस पेड़ के होने की वजह से गिलहरी अपने आप इस पेड़ पर आ जाती है। पेड़ पर देखो, पेड़ पर देखो, चिड़िया बैठी हैं, चिड़ियों को भी मैंने नहीं पाला। बुआ कहती हैं, चिड़िया भी बैठी हैं, इनको भी मैंने नहीं पाला। पेड़ होने से वे आ गई, पेड़ क्योंकि यहाँ पे है इस वजह से वो अपने आप आ गई। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो,
तो गिलहरी आ जाएगी। तुम भी अगर अपने घर में पेड़ उगा लोगे तो गिलहरी अपने आप आ जाएगी, चिड़िया अपने आप आ जाएगी। चिड़िया आएगी, बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। तो पेड़ का फ़ायदा बताया है कि अगर आप अपने घर में पेड़ लगा लोगे तो इस प्रकार गिलहरी भी आएगी, चिड़िया भी आएगी, और पेड़ के होने की वजह से उसके नीचे छाया हो जाती है। आप वहाँ विश्राम भी कर सकते हो और तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा, मतलब उस ठंडक में खेलना भी अच्छा लगेगा। इसकी एक छोटी सी व्याख्या देख लेते हैं हम, और फिर उसके बाद हम इस पाठ को विराम देंगे। कविता में बच्चा अपनी बुआ के घर पेड़ पर बैठी गिलहरी देखकर बहुत खुश होता है। वह बुआ से पूछता है कि गिलहरी कहाँ से मिली, क्योंकि अब वह उसे भी पाना चाहता है और पालना चाहता है। वो बताती है कि पेड़ होने से गिलहरी और चिड़िया अपने आप आ जाती हैं। ये बात हमने देखी, क्योंकि पेड़ उनके लिए सुरक्षित जगह होती है। वह बच्चे से कहती है कि अगर वह अपने घर में पेड़ लगाएगा तो वहाँ भी गिलहरी और चिड़ियाँ आएंगी। पेड़ की छाया में धूप से बचकर खेलना भी अच्छा लगेगा। यह प्रकृति और पेड़ के महत्व को दर्शाता है। इस कविता में हमने जाना कि इस प्रकार प्रकृति और पेड़, ये सारे जीव जंतु एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और किस प्रकार इसका महत्व हमारे जीवन में है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको यह कविता भी समझ में आई होगी और आपको पढ़ के भी अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। इसी के साथ हमारा ये कविता, हमारी जो हमने कविता पढ़ी किरण, ये समाप्त होती है। इसके अभ्यास प्रश्न भी समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले पाठ के साथ, और आपको अगला पाठ कहाँ मिलेगा? मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पे, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हमारे ये कुछ टॉप कोर्सेस, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और भी अन्य बोर्ड्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोर्ड्स में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन देने का वादा करता है, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ई-नोट्स या ई-बुक्स चाहिए हो तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आगे के वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।